दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी विषय में पुनः एक नई क्लास को लेकर हाजिर हूँ दोस्तों, जिसमें फिर से हम चर्चा करेंगे अपने 10 in 1 वाली क्लास पर। ठीक है, ये 10 in 1 क्या है दोस्तों? तो 10 चैप्टर हिंदी के मैं आपको एक वीडियो में दे रहा हूँ और आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें पढ़ेंगे दोस्तों क्रिया के बारे में, रस के बारे में, विशेषण के बारे में, समास के बारे में, पारिभाषिक शब्दावलियों के बारे में, इसी तरह से भाषा और बोलियों के बारे में, काल के बारे में, संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में, रचना रचनाकार के बारे में। कितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप समझो केवल। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा आपको पढ़ करके। इस तरह की सीरीज कई सारी मैंने दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या ऊपर कोने की तरफ दोस्तों आई बटन आपको दिखेगा, वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए ऑनलाइन कोर्स जारी किए गए। ठीक है, अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं तो फायदा क्या होगा? सिर्फ एक फायदा याद रखिए दिमाग में कि दोस्तों इससे बेहतर कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। ऑफलाइन डाउनलोड की सुविधा मिलती है और मैं कहता हूं बार बार आप बैच को मत पढ़िए, आप विषय को एक बार पढ़िए, उसके बाद भारत का कोई भी एग्जाम हो वो रुकना नहीं चाहिए। इतने एडवांस लेवल पर आपकी स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, और वो संभव कैसे है? तो स्टडी 91 के कोर्सेज से संभव है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोनों, इस पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला क्या, अभी पहला सवाल स्टार्ट होने चला। तो पहला जो अभी हमने चैप्टर सेलेक्ट किया है, आपका मन होता है कि सर शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, तो शुरुआत में कर रहा हूं दोस्तों समास से। ठीक है, अब समास में दोस्तों हम लोग समास विग्रह भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ा जाएगा कि भाई किस पद में कौन सा समास है, क्योंकि न जाने परीक्षा में क्या पूछ दे, तो दोनों बातें हम साथ साथ पढ़ते चलेंगे। जैसे परीक्षा में देता है घर घर, बच्चे समझते हैं ना कि माता पिता भाई बहन, वहां तो द्वंद्व समास होता है, तो ज्यादातर बच्चे करते क्या कि यहां भी द्वंद्व समास कर देते हैं। यहीं पर उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। याद रखेगा, जिनका दिमाग इस बात पर चल रहा है कि यहां पर द्वंद्व समास होगा, याद रखेंगे वो गलत सोच रहे हैं, वो गलत सोच रहे हैं। फिर क्या? तो आइए हम देखते हैं सही क्या होगा। ठीक है, घर मतलब होता, घर घर मतलब होता दोस्तों घर ही घर। क्या होता है दोस्तों? घर ही घर में आप कह सकते हो, घर ही घर में, जिसे हम घर घर कहते हैं, या प्रत्येक घर भी इसे कह सकते हैं। और ये इसमें कौन सा समास है पूछे तो बताइए दोस्तों कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। याद रखिएगा। कैसे सर पढ़ा जाए कि सारी चीजें रहें? कम से कम आपके पास आपकी अपनी हिंदी होनी चाहिए। पहले आइए सब्जेक्ट पर बात करते हैं। इसे लिखा गंगा जल, तो गंगा जल मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? गंगा जल मतलब हो जाता है गंगा का जल। किसका जल दोस्तों? गंगा का जल। ठीक है, तो ये गंगा का क्या बता रहा है दोस्तों? ये संबंध को दर्शा रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? ये संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। यही ना? आप बताओ, सोच के बताओ कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं। ठीक उसी तरह से दे दिया आप बीती। आप बीती मतलब क्या हो जाएगा? आप पर बीती। क्या हो जाएगा दोस्तों? आप बीती मतलब आप पर बीती। क्या हो जाएगा? आप पर बीती। आप बीती हो जाएगा। तो मैं पेपर कहां आता दोस्तों? ये आता है अधिकरण में। कहां पर आता दोस्तों? अधिकरण में आता है। तो यहां हम पढ़ेंगे दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष समास। समझ में आ गया ना? इसी तरह से महात्मा, महात्मा का क्या हो जाएगा दोस्तों? महान है जो आत्मा। महात्मा का क्या हो जाएगा? महान है जो आत्मा। और जहां तारीफ वाली बात आती है, याद रखिएगा, वहां पर कर्मधारय होता है। क्या होता है? कर्मधारय। तो यहां पर उत्तर बदल गया। आगे देखिए, लिख रहा है कापुरुष, मतलब का मतलब हो जाता है कायर। कायर है जो पुरुष। ठीक है, कायर है जो पुरुष। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप इसको भी आप तारीफ ही समझ सकते हैं एक तरह का, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, दोनों में कर्मधारय होगा। ठीक है, पंचामृत मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? पांच अमृत का समाहार। पांच अमृत का समाहार, जहां मिलन होता है उसे पंचामृत कहते हैं। और यहां पर दोस्तों पहला पद संख्यावाची होने की वजह से समास कौन सा हो जाएगा? द्विगुण समास हो जाएगा। बोलो आए बात समझ में? याद रखना। ठीक है, इसी तरह दोस्तों कविराज का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखेगा, कवियों का राजा कि कवियों में राजा। ठीक है, कवियों में राजा, या फिर इसे क्या कर सकते हैं? कवियों का राजा। ठीक है, बताइए आप पहले करेंगे क्या? दोनों में से सही क्या है? क्यों? अगर मैं करेंगे तो कवियों में राजा मतलब अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, और कवियों का राजा करेंगे दोस्तों तब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये कवियों का संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। तो सही क्या होगा? कोई एक ही तो होगा। ठीक है, तो एक जो होगा दोस्तों वो क्या होगा? ये अधिकरण वाला होगा। मे पे पर याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से सूल पाड़ी का क्या हो जाता है दोस्तों? सूल है जिसके
पाड़ी में, पाड़ी मतलब क्या होता है, पाड़ी कहा जाता है हाथ को, किसे कहा जाता है, जिसके हाथ में सूल मतलब त्रिशूल है, ठीक है। तो याद रखिएगा सूल है जिसके पाड़ी में, जिसके पाड़ी में, या फिर सूल है पाड़ी में जिसके, ऐसे भी कर सकते हैं। तो कौन है दोस्तों, अर्थात शिव। और जहां तीसरे पद का बोध होता है वहां क्या होता है, वहां हमेशा बहुव्रीहि समास होता है। आपको पढ़ाया गया होगा, आपने पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा, नहीं पढ़े तो कहां से पढ़ा जाए, ये पॉइंट की बात है। देखिए यूट्यूब पर मैंने बहुत सारी क्लासेस दिया हिंदी की, मुझे लगता है हजारों क्लास में दिया हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वैसे मैं कहना चाहूंगा कि दोस्तों एक मौका दीजिए, एक बार हिंदी पढ़िए। आप स्टडी 91 के फाउंडेशन बैच में आकर के हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स ज्वाइन करके देखिए, आप इतने तेज तर्राक हो जाएंगे ना कि आप दूसरों को पढ़ाना सीख जाएंगे। सोचो जो व्यक्ति दूसरे को पढ़ा सकता है उसके पास कितना नॉलेज होगा, उस स्थिति में आप आ जाएंगे। क्यों, ऑन क्लास दोस्तों 3000 सवाल कराया गया है, और स्टडी 91 की अगर अपनी हिंदी की किताब आपने रख लिया तो 5000 सवाल किताब में है, यानी बातचीत करते करते सीधे 8000 सवाल आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो आप जुड़िए, मैं यही कहूंगा, बाकी ये सारी चीजें बड़ी आसान है, ठीक है। चित्रेश मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, तो चित्रा का ईश है जो, चित्रा का ईश माने हो जाता है ईश्वर, ठीक है। तो चित्रा का ईश है जो, ये चित्रा कौन थी भाई, तो चित्रा याद रखेगा अर्जुन की पत्नी को कहा जाता है, ठीक है। चित्रा, चित्रा का ईश है जो चित्रेश, ये अर्जुन को कहा जाता है, तो यहां भी हो जाएगा। रोग मुक्त क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखेगा रोग मुक्त मतलब रोग से मुक्त, और यहां अलगाव को दर्शा रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है। नील कमल का क्या हो जाएगा दोस्तों, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, ठीक है। फिर से यहां तारीफ की बात आ गई, फिर से दोस्तों आपका कर्मधारय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मधारय। दोपहर मतलब दो पहरों का समाहार, दो पहरों का समाहार, ये हो जाता दोपहर। तो पहला पद संख्यावाची होने की वजह से समास द्विगु हो गया, ठीक है। मुख है जो कमल, मुख है जो कमल, ठीक है, मुख है जो कमल, ठीक है, मुख है जो कमल के समान उसे कहा जाता है। तो पुनः यहां पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्मधारय समास हो जाएगा। महासागर, महान है जो सागर, महान है जो सागर, महान है जो सागर, महासागर हो जाएगा। और यहां पर भी क्या हो जाएगा, कर्मधारय। जैसे महान है जो आत्मा, उसी तरह से महान है जो सागर, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपने एक एक का समास विग्रह भी कर डाला और उसमें समास भी देख लिया। आगे बात समझ में ना, देखिए बार बार आप स्टडी साथ में करते चलिए, तब तो आपको मजा आएगा, और नहीं करेंगे तो फिर नुकसान ही नुकसान है, ठीक है। आगे देखिए अगला चैप्टर दोस्तों काल से संबंधित, ठीक है। आपको पहचानना कि कहां पर कौन सा काल है। काल तो पढ़ा होगा, वैसे तो हम पढ़ते हैं दोस्तों काल में तीन ही चीज होती है, एक वर्तमान काल, एक भूतकाल, एक भविष्यत काल। वर्तमान में घट रही घटनाओं को वर्तमान काल कहते हैं, जो घटनाएं बीते हुए समय में को दर्शा रही हूं उसे भूतकाल कहते हैं, जो घटनाएं आने वाले समय को दर्शा रही हूं उसे भविष्यत काल कहते हैं। लेकिन जब आप भेद पढ़ते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे दोस्तों आपसे हमेशा कि दोस्तों काल को पढ़ते समय आप भाव पे नजर रखिए, अगर भाव से नजर ओझल हुआ सवाल गलत हुआ, ध्यान रखेंगे। जैसे पहला सवाल लिख रहा है वर्षा हो रही है, देखिए दो मुद्दा है, वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही है। अगर कहे हो रही है मतलब वर्तमान की बात करें, अगर कहे दोस्तों वर्षा हो रही थी, जैसे सोमवार को वर्षा हो रही थी, मंगलवार को वर्षा हो रही थी, तो दोस्तों ये बीते समय का भाव आ रहा है। तो जब बीते समय का भाव हो रही थी तो कंटिन्यूअस दिखा रहा है, तो वहां पर दोस्तों क्या कहेंगे, पूर्ण तो हुई नहीं, तो उसे कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। और दोस्तों कहे हो रही है तो क्या कहेंगे दोस्तों, अपूर्ण वर्तमान काल। क्या कह देंगे, यहां पर उत्तर क्या होगा, अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। हमने आपको समझाया ना, ठीक है। जैसे लिख रहा है दोस्तों सीता सो रही थी, तो ये दोस्तों अभी सोना कंप्लीट हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहां पर याद रखेंगे यह अपूर्ण, और क्योंकि थी बीते समय की बात कर रहा है इसलिए यहां पर क्या कर लेंगे, यहां कर लेंगे अपूर्ण भूतकाल। क्या कर लेंगे, अपूर्ण भूतकाल कर लेंगे। इसी तरह से लिख रहा है हलवाई मिठाई बनाता होगा, श्याम बैठकर पढ़ता होगा, ठीक है। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे बारे में सोचती होगी, रिया मेरे लिए पत्र लिखती होगी, ठीक है। ये दोस्तों जब होगी वाली बात है ना, ये तो अक्सर इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना नेताओं के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। कैसे, हम भारत को उज्जवल बना देंगे, हम विकास कर देंगे, सब अच्छा देंगे, वो तो भविष्य में चला गया। ध्यान दीजिएगा, ये गे गा गी अगर रट लिया कि भविष्य में होता है,
कहानी गड़बड़ कर दोगे। ऐसा नहीं कि गा गी गे हमेशा भविष्य में होता है। देखो यहाँ गा आ रहा है ना, होगा, तो क्या ये भविष्य की बात कर रहा है? नहीं। याद रखेगा, हलवाई मिठाई बनाता होगा, कंफर्म नहीं है, संदिग्ध अवस्था में कहा जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों? इसे कहेंगे संदिग्ध वर्तमान। क्यों? बनाता होगा मतलब ये वर्तमान में कहा जा रहा है, ठीक है, इसलिए यहां क्या कहेंगे आप? इसे संदिग्ध वर्तमान काल कहिए, ये ज्यादा सही होगा। अब जिन बच्चे ने रटा होगा गागी गे भविष्य में, वो तो परीक्षा में भविष्य करेगा ना, और करेगा तो गलत होगा। आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको गलती करने से बचा रहा हूं, ठीक है। इसी तरह आगे देखिए, लिख रहा है बस छूट गई होगी। बस छूट गई होगी मतलब चली गई होगी, यानी दोस्तों मामला तो यहां भी संदिग्ध का है, लेकिन अंतर क्या दोस्तों? यहां मामला भूत का हो गया, ठीक है। देखिए मिठाई बनाता होगा, यहां वर्तमान का भाव आ रहा है, भाव देखिए तो आपको लगेगा मिठाई बनाता होगा यानी बनाने का कार्य अभी चल रहा होगा, लेकिन बस चली गई, ट्रेन छूट गई यानी जा चुकी, वो समय बीत चुका है, तो यहां बीतने का भाव आ रहा है यहां, ठीक है, यहां पर बीत जाने का भाव आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों आप इसे क्या कहेंगे? संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। लिख रहा है यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। ये यदि वगैरह या फिर कोई ऐसा सेंटेंस दे दे जो एक दूसरे पर निर्भरता हो, और यहां पर क्या दे दोस्तों? साथ ही साथ दोस्तों लिखे। अब देखो भाव पकड़ो क्या कर रहा है, लिख रहा है यदि तुम परिश्रम किए होते तो पास हो जाते। परिश्रम तो भूतकाल में करने की बात किया जा रहा है, आज की बात नहीं कर रहा है। कब इंडिकेट कर, आप मुंह से दोहराओ, अगर मुंह से नहीं दोहराओगे नहीं समझ पाओगे। सीखने आए हो ना, जब आप सीखने आइए ना तो अपना 100% नितिन सर को समर्पित कर दीजिए। इस क्लास में मैं जो कहूं, जैसे कहूं, आप वो फॉलो करो, क्योंकि जो मैं समझाना चाह रहा हूं ये तभी सीख पाओगे जब जो मैं सोच रहा हूं वो आप सोचोगे। नहीं तो फिर क्या मतलब, आप आओगे क्लास प्ले करके चले जाओगे, सुन रहे हो, आंसर देख रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। हमें सीखना है, ऐसे प्रैक्टिस तुम जीवन भर करते रह जाएंगे, कभी हिंदी पे कमांड नहीं बनेगा। हमें अंदर जाके समझना होगा। देखो लिखा क्या है कि यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, मतलब आज तुम फेल हो। पर्पज क्या निकल कर रहा? आज फेल हो, तभी तो ये तुमको डायरेक्शन दे रहा कि अगर किए होते तो पास हो जाते। तो याद रखिए, जब ये भूतकाल की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। क्या होगा दोस्तों? यह हेतु हेतु मद भूतकाल का जो है जवाब है, क्योंकि बीते समय की बात कर रहा है और कह रहा है कि ऐसा होता, ठीक है। ये इसी तरह के सेंटेंस आते हैं। लिख रहा परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो। शायद दोस्तों हमेशा संभावना को दर्शाता है, ठीक है। तो याद रखेगा, इसके लिए आप क्या कहेंगे? संभाव्य। और प्राप्त हो अभी हुआ नहीं है, प्राप्त हो यानी भविष्य की बात करा कि भविष्य में प्राप्त होगा, इसलिए यहां पर क्या कहेंगे? संभाव्य भविष्यत। क्या कहेंगे? संभाव्य भविष्यत काल। कोई दिक्कत नहीं ना? साथ साथ बोलोगे, सीखोगे तो अच्छे से याद होगा, ठीक है। 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ, तीसरे चैप्टर पर आ जाओ भाई। यहां देखो संज्ञा से संबंधित सवाल करेंगे। आज मैं संज्ञा में 1-2 सवाल पुरानी स्टाइल का दे रहा हूं, फिर मैं आज पैटर्न चेंज करने वाला हूं, क्योंकि कुछ नए तरीके से बात किया जाए। जैसे आपके सामने दे दिया दोस्तों, क्रोध, प्रसन्नता, प्रेम, आश्चर्य, एक तरह का भाव होता है सब। क्या दोस्तों? ये भाव है। सर यहां पर और भाव लिख सकते हैं क्या? जैसे किसी बच्चे ने कहा सर क्या ईर्ष्या लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। सर क्या प्रेम लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। सर यहां पर दोस्तों क्या हर्ष लिख सकते हैं क्या? हर्ष सर बिल्कुल लिख सकते हो। क्या सर विषाद भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये सभी क्या दोस्तों? ये सब का सब दोस्तों क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। क्या दोस्तों? यह भाववाचक संज्ञा है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से लिख रहा है ऑक्सीजन। अच्छा सर साइंस वाला है तो आ गया, ऑक्सीजन की बात कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन बोले तो O2, हाइड्रोजन बोले तो H2, नाइट्रोजन बोले तो N2, ठीक है। तो लिख रहा है दोस्तों ये सब क्या होते हैं? ये जितनी भी गैसें होती हैं, चाहे हम किसी भी गैसें का नाम लें, ये जितनी भी गैसें होती हैं ना, ये सभी संज्ञा में होती हैं। लेकिन कौन सी संज्ञा? ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सी दोस्तों? यह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ये आप याद रखेंगे। जो बच्चा नहीं समझेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब आगे के जो सवाल हैं दोस्तों वो थोड़ा सा अलग पैटर्न का है, तो अलग कलम भी ले लिया जाए, ठीक है। क्या लिख रहा है? लिख रहा कल संसद में बहुत बहस होगी। कहां पर दोस्तों? संसद में। परीक्षा में जब ऐसा देगा ना तो अंडरलाइन करेगा, और मान लीजिए कि यहां पर अंडरलाइन क्या किया गया? संसद को अंडरलाइन किया गया है। तो संसद दोस्तों 1-2 लोगों से तो चलता नहीं है। संसद तो दोस्तों यहां राज्यसभा लोकसभा से चलेगा, और उसमें सीटें भी ज्यादा है, मतलब ज्यादा लोग। ये संसद किसी न किसी समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए दोस्तों यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। ऐसे अंडरलाइन करके देगा परीक्षा
परीक्षा में, ठीक है। जैसे लिख लिया दोस्तों कि महेश को पानी पीना है, ठीक है, और अंडरलाइन कर दिया पानी पे। पानी क्या होता है दोस्तों, तो आपने पढ़ा कि पानी क्या होता है, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। जो पिछली क्लासेज हम लोग लिए थे वहां पे हमने खाली बताया था कि पानी, तेल, घी ये सब द्रव्यवाचक होते हैं। अब उनका हम लोग प्रयोग करके सेंटेंस बनाएंगे और सेंटेंस में ढूंढ के निकालेंगे कि कहां पर किस प्रकार की संज्ञा है, ये देखेंगे कि क्या आप पहचान कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा भारतीय सेना विश्व की सबसे ताकतवर सेना है। ये सेना को अंडरलाइन कर दिया या यहां पर अंडरलाइन कर दिया, कहीं पे भी अंडरलाइन कर दिया। कुल मिलाकर के सेना, सेना दोस्तों एक तरह से समूह को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, सेना, भीड़, जनता, ये सब दोस्तों किसे दर्शाता है, समूह को। तो यहां समूहवाचक हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन में समूह न दे करके समुदाय दे देता है, कोई दिक्कत आपको, चाहे समूह कहे चाहे समुदाय कहे। सर हम बेवकूफ थोड़े हैं कि नहीं समझेंगे, हम समझदार हैं, हम जान जाएंगे। भैया हम भी जानते हैं समझदार हैं, कौन कहा बेवकूफ है, आप बहुत समझदार हैं, बस कभी कभी ज्यादा समझदार हो जाते हैं ना। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा। कभी भी सवाल आए ना, जब बहुत आसान सवाल आए तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सोच समझ के उत्तर करिएगा, क्योंकि आसान में जल्दी गलती होता है, कठिन में गलती नहीं होता है। कठिन में तो हम एकदम अलर्ट रहते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए, आसान में अलर्ट नहीं रहते हैं। तो ज्यादातर परीक्षा में जो उत्तर आपका गलत होता होगा वो पता कैसे होता होगा, आता हुआ सवाल गलत कर दिया। आप 20 बार ऐसे पढ़े होंगे सवाल, 4-5 क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं। क्यों ऐसा, इसलिए होता है जब आराम से पढ़ेंगे तो गलती नहीं होगा, ठीक है। लिख रहा है महिलाएं शहर जा रही है, अंडरलाइन कर दिया दोस्तों महिलाओं को, और पूछ दिया दोस्तों बताइए यहां पर कौन सा जो है संज्ञा है। तो क्या बताएंगे, महिलाएं दोस्तों जाति का बोध कराती, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रही है, ये आप याद रखेंगे। तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ये संज्ञा चैप्टर पढ़ा, अभी इसी तरह से हम लोग सर्वनाम चैप्टर पर बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, देखते हैं। लिख रहा मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, ठीक है, मैं एक क्या हूं दोस्तों, धार्मिक व्यक्ति हूं। और यहां पर जो मैं लिखा है दोस्तों, क्योंकि सर्वनाम कहते किसे हैं, तो याद रखिएगा संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग करते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाता दोस्तों, वही सर्वनाम कहलाता है। तो संज्ञा राम श्याम मोहन सोन हो जाता, उसकी जगह लिख दिया मैं। तो मैं क्या हो गया दोस्तों, ये मैं किस प्रकार का सर्वनाम हो गया, मैं तो सर्वनाम हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं दोस्तों मैं किस प्रकार का सर्वनाम है, तब आप क्या बताएंगे, तब बताएगा दोस्तों कि जो मैं है ये उत्तम पुरुष का है, ठीक है। क्या दोस्तों, यह उत्तम पुरुष का सर्वनाम माना जाता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों मैं और हम ये दो चीजें होती दोस्तों जिन्हें हम कहां रखते हैं दोस्तों, जिन्हें हम उत्तम पुरुष में रखते हैं, ठीक है। इसी तरह से लिख रहा है तुम बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो या तुम बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हो। तो जो तुम है दोस्तों, मुद्दा यह है कि यहां भी सर्वनाम है, लेकिन पूछे कौन सा सर्वनाम है, तब क्या बताएंगे, बताएगा दोस्तों मध्यम पुरुष का सर्वनाम है। मध्यम पुरुष के सर्वनाम की पहचान क्या दोस्तों, याद रखेगा तू की बात होगी, तुम की बात होगी, तुमसे की बात होगी, तुमको बात होगी, इस तरह से तुझे बात होगी, ये सारे शब्द बनते हैं। इसी तरह से लिख दिया यह मेरा घर है। तो ये जो यह लगाया है ना, यहां पर कौन सा सर्वनाम है, यह भी सर्वनाम है, लेकिन यह किसका भेद है दोस्तों, यह अन्य पुरुष का भेद है। किसका है दोस्तों, यह अन्य पुरुष सर्वनाम है। और अन्य पुरुष में क्या आता है दोस्तों, जैसे यह आ गया, वह आ गया, ठीक है, इस तरह के आते हैं। लिख रहा है वह मेरा सामान नहीं है, वह मेरा सामान नहीं है। अब बताइए मुझे, अब थोड़ा सा लीक से हट करके सवाल पूछते, ठीक है। तो दोस्तों वह मेरा सामान नहीं, तो सामान को इंडिकेट किया जा रहा है, यानी निश्चय वाचक सर्वनाम है। क्या है दोस्तों, यहां पर निश्चय वाचक सर्वनाम है, ठीक है। क्यों, वो दिखाया जा रहा है कि नहीं उसी सामान की बात करें। लेकिन अगर लिख दे परीक्षा में आपके सामने कि कुछ गड़बड़ है, क्या है दोस्तों, कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला, ये कुछ जो शब्द है दोस्तों यह अनिश्चितता को दर्शाता है, इसलिए दोस्तों इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। लिख रहा है जो मेहनत करेगा सो कामयाब होगा, ठीक है, जो करेगा वही कामयाब होगा। ये दोस्तों जो सो कहां पर आता है दोस्तों, जो सो हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और जब कनेक्ट होते हैं तो एक दूसरे का संबंध होता है एक दूसरे से, ठीक है। यानी किसी को हटा देंगे तो वैल्यू खत्म हो जाएगा, तो यहां पर हो जाता है दोस्तों संबंध वाचक सर्वनाम। बोलो कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं ना, बस दिक्कत नहीं तो एक निवेदन आप सभी से, इतना अच्छा लगता है पढ़ने में तो लाइक कर दिया करो, पढ़ते पढ़ते लाइक कर दो ना, नीचे बटन होगा लाइक कर दो, नीचे बटन होगा 1-2 कमेंट कर दो, सर मजा आ गया। कहीं कुछ कंफ्यूजन ना करे सवाल भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये अलग बात है कि मैं आपके मन की बात को जान जाता हूं, इतना अच्छा रिश्ता हमारा जो आपका बन गया है, ठीक है, इसलिए जान जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों विशेषण। पहले बात को समझिए दोस्तों, मैं आपको 2-3 चीजें आज पढ़ा देता हूं विशेषण में, क्योंकि अब क्या है ना कि जो पुरानी चीजें थी अब थोड़ा सा अपडेट करें ना,
विशेषण पे हमने कई बार आपको चीजें पढ़ा दिया। अब थोड़ा नया पढ़ते हैं, समझिएगा। पहले अगर पूछा जाए दोस्तों विशेषण किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे, याद रखेगा संज्ञा एवं सर्वनाम, संज्ञा एवं सर्वनाम जिसकी विशेषता बताते हैं, जिसकी विशेषता बताते हैं वही क्या कहलाता दोस्तों, उसी को विशेषण कहा जाता है। ठीक है, और एक और आज हम लोग नया पढ़ेंगे दोस्तों जिसका नाम है प्रविशेषण। क्या नाम है दोस्तों, इसी का आगे शब्द लग गया प्रविशेषण। याद रखेगा, प्रविशेषण कहते हैं दोस्तों विशेषण की जो विशेषता बताए। ठीक है, विशेषण की विशेषता, अब देखो डायरेक्ट विशेषण की ही विशेषता बताए। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आज हम लोग प्रविशेषण से संबंधित सवाल देखेंगे। ठीक है, तो चला जाए देखने, मजा खूब आने वाला है। आइए पढ़ते हैं। ठीक है, प्रविशेषण से सवाल देखते हैं। जैसे लिख दिया दोस्तों, राम बहुत अच्छा लड़का है। तो राम क्या दोस्तों, ये राम तो दोस्तों कर्ता हो गया, बार बार नहीं लिखूंगा, एक सवाल में लिख लूंगा। ठीक है, और ये है क्या दोस्तों, ये सहायक क्रिया है जो हम लोग पढ़ते हैं आराम से, सहायक क्रिया है। अब दोस्तों जो मुद्दा है, ये मुद्दा है दोस्तों, ये लड़का जो है दोस्तों, इसकी विशेषता बताई जा रही कि जो अच्छा शब्द है। ठीक है, ये अच्छा शब्द क्या है दोस्तों, ये अच्छा शब्द विशेषण है। क्या है दोस्तों, ये अच्छा शब्द विशेषण है। और याद रखिएगा, जो बहुत शब्द लगा दिया ना, ये बहुत शब्द क्या है दोस्तों, ये बहुत शब्द प्रविशेषण है। क्यों, ये प्रविशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, अच्छा की विशेषता बता रहा है कि बहुत अच्छा है। राम कैसा लड़का है, ये बहुत अच्छा लड़का है। तो ये बहुत क्या कर दिया, ये अच्छा की ही विशेषता बताने लगा, इसलिए हमने कहा ये प्रविशेषण है। क्या दोस्तों, प्रविशेषण है। ठीक है, चलिए अगले सवाल में देखते हैं, फिर समझिएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल करेंगे ना तो ऑटोमेटिक सब समझ में आने लगेगा। लिख रहा है अगला सवाल कि अर्जुन अत्यंत कुशल योद्धा है। तो दोस्तों ये जो कुशल शब्द है, कुशल या कुशलता, ये किसे बताता दोस्तों, ये तो बताता दोस्तों विशेषता को, यानी ये विशेषण हो गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर हम यहां बात कर दे अत्यंत जो लिख रहा है, ठीक है, अत्यंत क्या है दोस्तों, तो यह दोस्तों प्रविशेषण है। क्या है, यह अत्यंत जो है यह प्रविशेषण है। बात समझ में आ गया आपको। ठीक है, और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों लिख रहा है यहां पर कि मुझे तो थोड़ी ही भूख है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेगा, भूख की विशेषता क्या है दोस्तों, थोड़ा, और मुझे तो थोड़ी ही भूख है। तो यहां पर अब देखिए, अब थोड़ा सा यहां डिफिकल्ट मैं बना रहा हूं, मुझे तो थोड़ी ही भूख है, यहां पर जो प्रविशेषण है इसे ढूंढिए। अब तो आप समझ गए मेथड ना, तो याद रखेगा प्रविशेषण क्या हो जाएगा, ये जो थोड़ी ही कह रहा है ना, यही क्या दोस्तों, थोड़ी ही, यही क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अब मेथड पकड़ते चलिए। लिख रहा आजकल संतरे कुछ ज्यादा खट्टे हैं। यहां पर जो कुछ दे दिया ना, क्योंकि ज्यादा, कुछ ज्यादा, यही दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। देखिए जब सेंटेंस बड़े होते हैं तो बहुत सोच समझ के निकालना होता है। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर कुछ करें कि कुछ ज्यादा करें, नहीं, कुछ मत करिए, कुछ के साथ एक कुछ ज्यादा एक साथ आएगा। ठीक है, कुछ ज्यादा, क्योंकि खट्टा विशेषता संतरे की विशेषता है कि खट्टा है। कहां दिमाग काम कर रहा है, संतरे की विशेषता है कि खट्टा है। ठीक है, और खट्टे का विशेषता बताया जा रहा है प्रविशेषण की कुछ ज्यादा खट्टा है। ठीक है, ये समझिएगा। जैसे लिख रहा आज का मौसम काफी सर्द है, तो मौसम की विशेषता है कि ठंडी है। ठीक है, और उसी तरह से प्रविशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहां प्रविशेषण आ जाएगा क्या, याद रखेंगे, काफी। ठीक है, क्या आ जाएगा दोस्तों, काफी। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये पीछे वाले में आपने विशेषण बताया नहीं। बता देते हैं भैया, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, सर ऊपर वाला बताएं सही था, नीचे वाला कहीं नहीं बताएं, आपको नहीं आ रहा है क्या, सुनो बता रहा हूं। लिख रहा है चाय अत्यधिक मीठी, चाय की विशेषता मीठी है, और उस मीठा की विशेषता क्या दोस्तों, की अत्यधिक मीठी है। ठीक है, तो प्रविशेषण क्या हो जाएगा, यहां अत्यधिक हो जाएगा। अब जो आपके मन में उल जुलूल सवाल चल रहे हैं, चलिए हम वो भी बता देते हैं आपको। ठीक है, तो यहां पर क्या याद रखेंगे दोस्तों, एंड लगा दे रहा हूं। अगर आप यहां भूख की बात करेंगे कि मुझे तो थोड़ी ही भूख है, तो याद रखेगा भूख क्या दोस्तों, यहां पर आप अलग कर लेंगे विशेषण के तौर पर। यहां खट्टा जो हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे जो खट्टा है ये आप कर लेंगे विशेषण के तौर पर। यहां पर दोस्तों जो सर्द शब्द है ये आप कर लेंगे विशेषण के तौर पर। ये लिख दे रहा हूं भाई, ठीक है, नहीं तो पता चला है कुछ और लिख देंगे कुछ और, समझ लेंगे कुछ और। ठीक है, चलिए और देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, तो ये मीठी जो है दोस्तों, मीठी, ये मीठी क्या है दोस्तों, ये मीठी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं ना, चलिए समझ में आ गया ना, बढ़िया सारा समझ में ना। हाँ, एक चीज और, पिछली क्लास में कोई सवाल था, शायद मुझसे कुछ गलती हो गया था दोस्तों। गलती हो गया था कि मैंने पढ़ाया होगा तो उसमें आपने शब्द सुना होगा, मेरे मुंह से जो शब्द निकलता है जरा उस पर भी ध्यान दिया करिए। कभी कभी क्या होता है कि बोलता कुछ और रहता हूँ, लिखा कुछ और जाता है। ठीक है, क्षमा प्रार्थी उसके लिए। ठीक है,
ये कॉमन एरर है और लोग गलतियां करते हैं। आप भी कॉपी में लिखते होंगे तो कई बार होता कुछ और होगा और आपको काट करके लिखना होता होगा, ठीक है। तो अच्छी बात है कि हम बता दें बच्चों को। तो मुझे याद नहीं आ रहा सवाल, लेकिन सवाल किससे संबंधित था वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सवाल ये था दोस्तों, मैंने आपको बताया था विशेषण में परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। परिमाण मतलब होता है माप तौल, जितनी भी तौलने वाली चीज़ें हों, जिनको तराजू पर तौला जाए, चाहे लीटर में, चाहे किलो में, चाहे कुंटल में, चाहे ग्राम में, ठीक है, चाहे जैसे, अगर तौलने वाली चीज़ें तो परिमाणवाचक, और अगर तौलने वाली नहीं है, अमाउंट वाली चीजें, अमाउंट माने जाना ना संख्या, तब उसे क्या कहेंगे, तब उससे क्या कहेंगे दोस्तों, संख्यावाची कहेंगे। जैसे मैंने कहा कि 5 रोटी दीजिए, ठीक है, 5 रोटी, तो बता दिया 5 रोटी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, संख्यावाची। अगर मैंने कहा कुछ रोटी दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाची, क्योंकि संख्या निश्चित नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने कह दिया दोस्तों कि 2 लीटर दूध दीजिए, तो फिक्स कर दिया कि 2 लीटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ निश्चय परिमाणवाचक हो जाएगा। लेकिन मैंने कह दिया कुछ दूध दे दीजिए, थोड़ा दूध दे दीजिए, तो अनिश्चय परिमाणवाचक। समझ गए ना, यही 4 बातें हैं। तो अगर कहीं पे मुझसे गलती हो गई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। परिमाणवाचक, संख्यावाचक, ये जो होते हैं दोस्तों, दोनों में दो दो होता है, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। अगर तौलने वाली चीज है तभी परिमाण करेंगे, नहीं अगर संख्या दिया तो संख्यावाची कर लेंगे। ये कॉमन सेंस की बातें हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ये सारा सवाल बनता कैसे है, आपकी अपनी हिंदी से। अगर आपके पास किताब है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कम से कम दोस्तों आप एक मौका दीजिए और ये अपनी हिंदी की किताब लीजिए, क्योंकि इसके बिना ना आपकी तैयारी हमेशा अधूरी रहेगी। कैसे सर खरीदें, तो आप हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं, ले सकते हैं। नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए ना, सारा इंफॉर्मेशन वहां दिया है आपको, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई समस्या है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पर आया जाए। अगला सवाल ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा, तब जवाब दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पढ़ने के बाद अब क्रिया पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। सवाल दे रहा दोस्तों कि रमेश दौड़ रहा है, ठीक है। रमेश जो करता है वो क्या कर रहा है दोस्तों, दौड़ रहा है। तो याद रखेगा यहां पर आपको बताना था कि किस प्रकार की यह क्रिया है। तो याद रखेगा यह अकर्मक क्रिया है। क्या दोस्तों, यह अकर्मक क्रिया है। बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं, सर ये अकर्मक सकर्मक होता क्या है। अरे कुछ नहीं भाई, अगर कर्म दिया हो तो सकर्मक, कर्म ना दिया हो तो अकर्मक। क्या यहां पर कोई कर्म है, क्या यहां पर कोई कर्म है, नहीं है ना कर्म, और कर्म नहीं होगा तो अकर्मक होगा। अगर कर्म दिया हो तब, जैसे मैं आपसे कहूं कि रमेश विद्यालय जाता है, तो जा रहा है और कहां जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, तो विद्यालय कर्म है, विद्यालय क्या है, कर्म है, तो दोस्तों ये सकर्मक हो जाएगा। तो यही बात आपको ध्यान देना है यहाँ पे। जैसे लिख दिया, वह अपने आप को हिटलर समझता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट लेकर आया हूं, वह अपने आप को हिटलर समझता है। यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कर्म तो है, ठीक है, कि समझता और क्या समझता है, हिटलर समझता है, मतलब यहां पर सकर्मक क्रिया है। लेकिन दोस्तों सकर्मक क्रिया भी जब आप पढ़ते हैं ना, तो यहां पर पूर्ण सकर्मक की बात आती है और अपूर्ण सकर्मक की बात आती है। हमेशा याद रखिएगा जब कुछ समझने की बात हो तब याद रखेगा ये अपूर्ण होगा। क्यों अपूर्ण होगा, क्योंकि वो स्वयं हिटलर है नहीं, सिर्फ आपको समझता है। जैसे लोग कहते हैं ना, वो अपने आप को शेर समझता है, वो अपने आप को तोप समझता है। भाई तोप नहीं हो जाएगा ना, तोप हो जाएगा क्या समझने से, बताइए, नहीं हो जाएगा ना। या कोई अपने आप को अमिताभ बच्चन समझने लगा तो अमिताभ बच्चन हो जाएगा क्या, अमिताभ बच्चन एक अलग पर्सनालिटी है, ठीक है। तो उस व्यक्ति के जैसा कोई हो सकता है, हिटलर तो बन नहीं जाएगा ना। तो याद रखें जब कभी ऐसा है ना, ये हमेशा अपूर्ण ही होता है। क्या होता है, सकर्मक है लेकिन अपूर्ण सकर्मक है। लिख लिया। अगला दे रहा दोस्तों, वह मुझे अपना भाई मानता है। देखो भाई मानना और भाई होना ये रक्त संबंध को दर्शा रहा है, इसलिए दोस्तों यहां भी क्या करेंगे, यह भी अपूर्ण सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्या दोस्तों, अपूर्ण सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। पिछले जितने भी वीडियो हम लोगों ने क्रिया पढ़ा होगा, हमेशा मैं आपको कुछ नया देता हूं। क्या आपको रटने वाली चीज कहीं मिली, नहीं ना, हमेशा हर जगह कुछ नया पढ़ते चलिए, ठीक है। लेकिन अध्यापक छात्रों को पाठ पढ़ा रहा था। अध्यापक छात्र पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था, पाठ पढ़ा रहा था। किसे पढ़ा रहा था, छात्रों को पढ़ा रहा था। तो दोस्तों एक तो पाठ कर्म हो गया, एक तो छात्र भी हो गया। यहां पे दो दो बार कर्म आ गया, इसीलिए दोस्तों इसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक कर्मक क्रिया भी होती है और द्विकर्मक, जहां दो कर्म आ जाए तो द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। एक कर्मक कैसे, जैसे लिख दिया शंकर ने केले खरीदे। तो दोस्तों यहां पर खरीदना तो क्रिया है और क्या खरीदा, तो केला खरीदा। तो यहां पर दोस्तों एक कर्मक क्रिया है। क्या दोस्तों, यह किसका उदाहरण है, यह एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है। उसी तरह से लिख दिया कि शंकर ने बाजार से केले खरीदे। तो केला तो एक कर्म था, बाजार दो कर्म आ गया, तब जाकर दोस्तों इसका क्या बन गया, यह द्विकर्मक क्रिया बन गया। देखिए मैं जानबूझकर ऐसा सवाल लिखा हूं ना कि आपके मन में जैसे ही ये
प्रश्न खड़ा हो रहा था कि सर कैसे, अगला सवाल देखते ही वो कैसे चला गया दिमाग से, ठीक है, क्यों, आपको साफ साफ दिख गया एक कर्मक क्या होता है, द्विकर्मक क्या होता है, समझिए। इस तरह के सवाल पढ़ते चलिए, अगली बार जब हम मुलाकात करेंगे इस क्रिया वाले चैप्टर में तो और विस्तार से और उदाहरण के साथ हम आपके सामने आएंगे और तब और चीजें अच्छी पढ़ा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल क्या, अगला चैप्टर दोस्तों रस का है, ठीक है। अब कई बार से रस में हम लोगों ने बड़ा विस्तार से पढ़ा कि भाई भरत मुनि ने रस के 8 प्रकार बताए और अलग अलग लोगों ने, कुछ ने 9 बताया, कुछ ने 11 भी कर दिया, ठीक है। हमने अस्थाई भाव के बारे में चर्चा किया कि कैसे जो है जैसे अगर बात करें श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है, तमाम चीजें पढ़ा। फिर हमने उनसे संबंधित देवताओं के बारे में भी पढ़ा। फिर हमने दोस्तों ये पढ़ाया आपको कि ये जो रस होते हैं इनके कितने एलिमेंट होते हैं, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग पढ़ा, अस्थाई भाव पढ़ा, संचारी भाव पढ़ा, अनुभाव पढ़ा, विभाव पढ़ा। फिर डिटेल में दोस्तों एक एक के बारे में पढ़ा गया, ठीक है, कि कितने कितने भेद होते हैं। आज हम जो आपका अस्थाई भाव है उस अस्थाई भाव में कुछ जो एग्जाम्पल देना, वो इस एग्जाम्पल के आधार पे आपको बताना है कि यहाँ पर रस कौन सा है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। दे रहा दोस्तों सवाल यहाँ पर, मैं सत्य कहता हूं सखे, जरा सुनिएगा ध्यान से, बहुत बढ़िया लाइन है दोस्तों, जितना मन से सुनेंगे उतना आनंद आएगा, ठीक है। मैं सत्य कहता हूं सखे, यानी मैं सही सही कहता हूं, सखे मतलब मित्र, मैं सत्य कहता हूं सके, सुकुमार मत जानो मुझे, मतलब मुझे छोटा कुमार मत जानो, ठीक है। और क्या, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ये पता लाइनें कब की है, अच्छा ये आप मुख से बोलेंगे ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मैं बोल रहा हूं ना मेरे खड़े हो जा रहे हैं। तो दोस्तों ये कहानी है जब अभिमन्यु कहाँ जा रहे थे दोस्तों, जा रहे थे चक्रव्यूह का भेदन करने, ठीक है। जब अभिमन्यु क्या कर रहे थे दोस्तों, चक्रव्यूह का भेदन करने जा रहे थे, तब की बात है। तो यहाँ पर दोस्तों ये लाइन जब वो बोलते हैं ना, तो ये क्या दोस्तों, वीर रस को बता रहा है, ठीक है। और आप जानते हैं दोस्तों वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह, क्या होता है, उत्साह। इन लाइनों को बोलने से अगर आप उत्साहित ना हो गए, जैसे आपने कहा रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, तो क्या हुआ, बोलने से ये रोंगटे खड़े हो गए और खड़े हो जा रहे हैं, तो यही वीर रस है, यही पहचान है इसकी। आगे देखिए, अगला लिख रहा है, एक और अजगर ही लखी, एक और क्या है, अजगर लखई, लखई मतलब देख रहा है, अजगर देख रहा है। अजगर जानते हैं ना, सांप वाला, एक सांप अलग होता है वैरायटी, अजगर एक अलग वैरायटी होती, ठीक है। तो एक और अजगर, अजगर ही लखी, एक और मृगराय, मृगराय मतलब शेर, एक तरफ अजगर देख रहा है एक तरफ शेर देख रहा है, ठीक है। विकल बटो ही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए, ठीक है। और यही दोनों तरफ विकट स्थिति, किधर देखें किधर जाएं, शेर की तरफ जाए तो मार खा जाएगा, अजगर की तरफ जाए तो मार खा जाएगा, विकल बटों ही बीच ही पड़ियो मूर्छा खाएं। ये तो दोस्तों क्या हो गया, भयानक रस को दिखा रहा है, ठीक है। भयानक रस का दोस्तों अस्थाई भाव क्या होता है, तो याद रखेगा भय होता है, क्या होता है दोस्तों, भय होता है। इसी तरह आगे देखिए, लिख रहा है, सिर पर बैठो काग आंख दो निखात निकारत, मतलब सर पे कौवा बैठ करके आंख को अपनी चोंच से निकाल रहा है, ठीक है। कैसी कैसी स्थिति का वर्णन हो रहा है काव्य में, देखिए ध्यान दीजिए, सिर पर बैठो काग, सिर पर बैठो काग माने कौवा, काग माने कौवा, आंख दो खात निकारत, दोनों आंखों को अपनी चोंच से निकाल निकाल कर खा रहा है। कौवा खाते देखे ना लाश वगैरह के ऊपर। आगे लिख रहा है, खींचत जीभ सियार, सियार, सियार जानते हैं ना, सियार नहीं जानते, कुत्ते जैसा होता है सियार, हुआ हुआ करता है, ठीक है, सुना होगा। तो दोस्तों जो सियार है वो क्या कर रहा है, जीभ से क्या कि खींचे ही जीभ ही सियार अति ही आनंद उर्धारत, और क्या कर रहा है सियार जो है ना, वो मांस के लोथड़े को जीभ से खींच रहा है, ठीक है। ये पढ़ करके लाइन आपको मतलब घृणा सा नहीं भाव आ रहा है, याद रखेगा यही दोस्तों रस होता है विभत्स रस। कौन सा दोस्तों, जहां घृणा का भाव हो जाए वहीं पर रस कौन सा होता है, विभत्स रस होता है, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों, अंबर में कुंतल जाल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। क्या मजेदार लाइन है। भगवान श्री कृष्ण जब गए थे कहां पर, कौरवों के दरबार में गए समझाने के लिए कि मान जाओ मान जाओ, युद्ध मत करो, ये युद्ध होगा तो बड़ा विकराल युद्ध होगा, बहुत जाने जाएंगी, बड़ा समझाने का प्रयास किया। लोग कहते हैं भगवान थे तो रोके क्यों नहीं, रोके, लेकिन मनुष्यों की ऐसी जो है मति भ्रष्ट रहती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कौरवों को मानना ही नहीं था। कृष्ण ने कहा आधा राज्य दे दो, नहीं मानने को तैयार थे। कृष्ण ने कहा 5 गांव ही दे दो, तब भी नहीं मानने को तैयार थे, ठीक है।
दुर्योधन ने कहा कि मैं तो सुई के नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा, ठीक है। और इतना ही नहीं, तब श्री कृष्ण ने कहा कि चलो नहीं दोगे तो भाई आगे जो होगा देखा जाएगा। और इस बात से क्रोधित होकर दुर्योधन को ये लगा कि कौन दूत को ही बंदी बना लिया जाए। कोई दूत को बंदी बनाता है क्या? हाँ, अरे दुर्योधन से ज्यादा अच्छी मति तो रावण की थी। अंगद गए थे, ठीक है, जब उन्होंने अपना पैर रख दिया तो रावण के पास भी ऑप्शन था ना कि बंदी बना लेते, लेकिन नहीं बनाया बंदी। क्यों? दूत थे, दूत को बंदी नहीं बनाया जाता, समझ रहे हैं ना। तो दूत को किसी भी तरह से बंदी नहीं बनाया जाता, ये ध्यान रखेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, अब दुर्योधन ने अपनी लगा दिया सेना को कि पकड़ लो, जंजीरों में बांध दो कृष्ण को। और तब भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह निकला हुआ है। आप अगर इसको सुनना चाहते हैं ना, बहुत अच्छे एक एक्टर है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है, बड़ी गजब की लाइन है और जबरदस्त तो उन्होंने ये कहा है, ठीक है, शायद राणा सिंह है, ठीक है, आप देखिएगा खोलकर। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने उस समय कहा। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा रस है, याद रखेगा, ये अद्भुत रस का संगम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कौन सा रस है दोस्तों? अद्भुत रस है, ठीक है, अद्भुत रस, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। इस तरह के सवाल आते हैं परीक्षा में, काव्य की कुछ पंक्तियां देता है और आपको बताना पड़ता है कि कौन सा रस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पारिभाषिक शब्दावली, ये चैप्टर तो अपने आप में बड़ा एंटीक है, ठीक है, और एंटीक है दोस्तों तो हमें एंटीक तरीके से पढ़ना भी होगा, ठीक है। आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया। हर बार क्या होता था, इस चैप्टर में कुछ मीनिंग लेकर आता था, वो बताता था। आज मैं आपको बताऊंगा ना कि आप कंफ्यूज कहां होते हैं। आपको लगेगा कि यार सब तो एक ही जैसे हैं, लेकिन हर शब्द के अलग अलग मायने होते हैं। हिंदी में भी और अंग्रेजी में उसके अलग अलग जो है अर्थ बने हुए हैं, ठीक है। तो उसको जरा सुनिएगा। जैसे हिंदी में हम पर्यायवाची पढ़ते हैं, वो तो एक ही शब्द को कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसके अर्थ अलग हो जाते हैं। जैसे अगर कहीं पे लिखा दोस्तों आरोप, तो आरोप को दोस्तों क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाएगा? कई बार आप नहीं याद है ना, हम करें आपको याद है, कसम से आपको याद है, विश्वास मानिए, फिर से कहिए नहीं याद है, कहीं मम्मी कसम नहीं याद है, मैं कह रहा हूं मम्मी कसम आपको याद है। वो अभी जैसे एग्जांपल दूंगा आप कहेंगे अरे सर याद है हमको। कई बार आप कहते हैं यार झूठा एलिगेशन मत लगाइए हमारे ऊपर, समझे ना, हम ईमानदारी से रहते हैं, एलिगेशन हमारे ऊपर, ये एलिगेशन है क्या? इसी को तो आरोप कहते हैं यार। तो कहीं कह रहे थे कि नहीं याद है आरोप, ठीक है। तो एलिगेशन हो गया, याद रखेंगे। स्पेलिंग क्या होता है? एलिगेशन, ALLEGATION, एलिगेशन। एलिगेशन माने क्या हो जाता है दोस्तों? आरोप हो जाता है, ठीक है। अभियोग किसे कहते हैं, ठीक है। फिर कहिए नहीं याद है, अब पापा कसम इस बार खाते हैं नहीं याद है, फिर हम कह रहे हैं याद है, फिर हम कह रहे हैं याद है, ठीक है। आप अपने लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन दोस्तों आप कई बार बोलते हैं कि जैसे कोई अभियुक्त गया है, यहाँ अभियोग की बात हो रहा है ना, तो जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा होता है, जब कभी वो कोर्ट में जाता है व्यक्ति, तो वहां पर एक शब्द आपने सुना होगा कि भाई एक्यूज, ठीक है, इससे एक शब्द बना होगा एक्यूजन, ठीक है, कि एक एक्यूज आया है, मतलब कोई अभियुक्त आया है। एक्यूज माने अभियुक्त हो जाएगा, उसी से बना दोस्तों एक्यूजर, ठीक है। क्या बना है? ACCUSATION, ठीक है, एक्यूजेशन, ठीक है, एक्यूज से बना है एक्यूजन, ठीक है, एक्यूजन पढ़ते हैं इसको। इसी तरह से दोषारोपण, किसी के ऊपर दोषारोपण करना, दोष आरोप करना, ठीक है। तो कह दीजिए नहीं याद है, इस बार मैं उसी कसम खाते हैं सर नहीं याद है, फिर मैं भी खा रहा हूं, ये आप ये वाला तो पक्का याद है। एक पल के लिए वाला मान सकता था कि एक्यूजेशन नहीं याद था, एक्यूजेशन नहीं याद था, लेकिन ये तो आपको याद है, ये दोषारोपण वाली बात, ठीक है। जब कभी दोषारोपण होता होगा तो आपने देखा होगा पुलिस ने अपनी चार्जशीट बनाया है, पुलिस ने चार्ज लगाया है, ठीक है, उनके ऊपर चार्ज लगाया। तो चार्ज क्या होता है दोस्तों? इस चार्ज को ही दोषारोपण कहते हैं, ठीक है, चार्ज को ही क्या कहते हैं? दोषारोपण। अब दोष सिद्धि का मतलब क्या होता है? जब दोष सिद्ध हो गया, दोष का आरोप करना, दोष सिद्ध हो जाना, इसको कहते हैं दोस्तों कन्विक्शन। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कन्विक्शन। ये मान सकता था कि आपको नहीं याद होगा, कन्विक्शन, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। इसी तरह से गोपनीय को क्या कहते हैं? गोपनीय को सर सीक्रेट बोलते हैं क्या? नहीं, सीक्रेट माने होता है गुप्त। सीक्रेट माने क्या होता है दोस्तों? सीक्रेट माने होता है गुप्त, ठीक है। सीक्रेट माने क्या होता है? गुप्त होता है, ठीक है। ये सीक्रेट, सीक्रेट माने क्या होता है? गुप्त। और गोपनीय को होता है दोस्तों कॉन्फिडेंशियल। क्या होता है?
कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल कहते हैं कि मामला बड़ा कॉन्फिडेंशियल है, बताया नहीं जा सकता, ठीक है, तो गोपनीय इसे कहते हैं। तो बात को समझिएगा इस तरह से, हमारे साथ रहेंगे तो हर चौथे दिन दोस्तों हम लोग इसी चैप्टर पे डिस्कस करते हैं और एक एक बात पे चर्चा करते हैं, बड़ा मजा भी आता है, ठीक है। आइए पहुंच चुके हैं दोस्तों रचनाकार पर, ठीक है। तो आपको बताना दोस्तों कौन सी रचना किससे संबंधित है या इसके रचनाकार हैं कौन। जैसे एक की रचना दोस्तों राज तरंगड़ी, पढ़ा होगा आपने। राज तरंगड़ी किस किताब में किसका वर्णन किया गया दोस्तों? कश्मीर के इतिहास को बताया गया है। किसके इतिहास को बताया गया है? कश्मीर का इतिहास दोस्तों बताया गया है। किसने दोस्तों बताया है? तो राज तरंगड़ी की रचना किया दोस्तों किसने? कल्हड़ ने किया, ठीक है। एक बार आप कंफ्यूज होते हैं सर कल्हड़ और बिल्हड़ ये दो अलग अलग लोग हैं, हम बड़ा कंफ्यूज में रहते हैं, लेकिन फिलहाल अभी राज तरंगड़ी की बात हो रही, तो राज तरंगड़ी की रचना किसने किया है? कल्हड़ ने किया है। ये चोर पंचाशिका या फिर आप इसे चौर पंचाशिका कहिए, ये चौर पंचाशिका किसकी रचना दोस्तों? ये विल्हड़ ने किया इसकी रचना, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। इसी तरह से कवि कंठाभरण की रचना किसने किया है? सोचिए, कवि कंठाभरण बहुत बढ़िया रचनाकार है और 20 बार दोस्तों ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है। कवि कंठाभरण, बताइए नाम है दोस्तों इनका क्षेमेंद्र। क्या नाम है दोस्तों? याद रहेगा क्या आप सभी को? क्षेमेंद्र नाम है। क्या नाम है? क्षेमेंद्र। कर्पूर मंजरी मुझे लगता है बच्चा बता देगा। कर्पूर मंजरी बताइए, मैं याद होगा आप सभी को, पता है मुझे। राजशेखर, बहुत सही, राजशेखर जी ने क्या किया दोस्तों? कर्पूर मंजरी की रचना किया है। राजशेखर की एक रचना और है काव्य मीमांसा। ये काव्य मीमांसा भी किसने लिखा दोस्तों? याद रखेगा, राजशेखर जी ने लिखा है, ठीक है। ये दिमाग में आ गया तो बोल दिया, ठीक है। और काव्य प्रकाश किसने लिखा दोस्तों? तो काव्य प्रकाश लिखा है मम्मट ने। किसने लिखा है? याद रखेगा, मम्मट ने लिखा है, ठीक है। चलिए खैर आगे देखिए, श्रृंगार शतक किसने लिखा है? श्रृंगार शतक बताइए, श्रृंगार शतक किसने लिखा है? श्रृंगार शतक रचना दोस्तों राजा भर्तृहरि का, ठीक है। भर्तृहरि जी दोस्तों पहले राजा थे उज्जैन के, बाद में इनकी समाधि बनी है वहां पर मिर्जापुर के पास चुनार में, ठीक है। राजा भर्तृहरि, उनके द्वारा कुल 3 किताबें लिखी गई थी, जिसमें से एक ये भी है, ठीक है। गीत गोविंद टीका दोस्तों किसने लिखा है? ये जयदेव ने लिखा है। किसने लिखा है? जयदेव ने। लक्ष्मण देव के दरबार में दोस्तों जयदेव रहते थे ना बंगाल में, याद रखेंगे। 10 कुमार चरितम दोस्तों किसने लिखा? 10 कुमार चरित या 10 कुमार चरितम, याद रखेगा, दंडी ने लिखा है। किसने लिखा? दंडी ने। उत्तर रामचरितम किसने लिखा दोस्तों? याद रखेंगे, भवभूति ने लिखा है। किसने लिखा है? भवभूति ने लिखा है, ठीक है। स्वप्नवास दत्ता किसने लिखा है? ये महाकवि भास ने लिखा है। किसने? भास ने, ठीक है। इसी तरह से विक्रमोर्वशीयम ये कालिदास की रचना है, ठीक है। तो याद रखेगा, कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम, ये सब रचनाएं किसकी हैं? ये कालिदास जी की रचनाएं हैं। तो ये सारी रचनाएं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले चैप्टर पर आते हैं और ये हमारा आखिरी चैप्टर है, ठीक है, भाषा और बोलियां। भाषा और बोलियां भी मैंने काफी सवाल कलेक्ट किया, जरा आप ध्यान दीजिएगा। सवाल आता है कि केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेष्ठ क्लासिकल भाषा का दर्जा किसे दिया गया? एक बात तो तय है कि क्लासिकल भाषा सर वो साउथ वाले होंगे, चाहे तेलुगु होगा, चाहे तमिल होगा, चाहे मलयालम होगा, चाहे कन्नड़ होगा। सर इसी में से कुछ उत्तर है, लेकिन सर पता नहीं है नहीं पता है ना, ठीक है। चलो आज के बाद ऐसे याद रखना, अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन सी मूवी ज्यादा देखते हैं? तमिल देखते हैं सर, तमिल, साउथ इंडियन तमिल। तो पूरे साउथ इंडियन को आप तमिल के बारे में, तमिल के नाम से ही जानते हैं क्या? वही यूज कर, आम बोलचाल की भाषा में है और ये तमिल यूज कर लीजिए। ये तमिल को ही दोस्तों क्या किया जाता है? क्लासिकल, ठीक है। श्रेष्ठ क्लासिकल का दर्जा किसे दिया गया? तमिल को, ठीक है। लिख रहा है, देवनागरी लिपि किस सदी तक पूर्ण रूप से दोस्तों क्या हो गई? परिपक्व हो गई, मतलब विकसित हो गई। देवनागरी लिपि हम लोग जो हिंदी वगैरह लिखते हैं किस लिपि में है? ये देवनागरी लिपि में है। और कब परिपक्व हुई दोस्तों? तो ये परिपक्व हुई 10वीं शताब्दी में। कब हुई दोस्तों? ये परिपक्व कब हुई? 10वीं शताब्दी में जाके ये परिपक्व हुई है। इसी तरह लिख रहा है दोस्तों अगला सवाल कि दक्षिणी राजस्थानी किसे कहते हैं? दक्षिणी राजस्थानी, तो दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं दोस्तों निमाड़ी को। किसे कहते हैं दोस्तों? निमाड़ी को। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये निमाड़ी बोला कहां जाता है? तो बड़ा लंबे जगह पे बोला जाता है दोस्तों। वैसे तो इसे बोला जाता है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में, तो गुजराती भी लिखते हैं यहाँ पर। उसके अलावा भील जनजाति के द्वारा बोला जाता है तो इसे भीली भी लिखते हैं, गुजराती भीली। और खानदेश जो गुजरात और राजस्थान के बीच में है दोस्तों, इसे खानदेशी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों भी कहा जाता है कि कहां पर इसका प्रयोग होता है। लिख रहा है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहां है? जैसे पूछता है ना कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां? आप कहते हैं शिमला में, ठीक है। नहीं कहते हैं? नहीं कहते, कहते हैं ना, याद रखिएगा। दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहां है? कहते हैं करनाल में है। कहते हैं विष अनुसंधान कहां है? कहते हैं विष आपका लखनऊ में है, ठीक है।
आप कहते हैं दलहन अनुसंधान कहाँ पर है, आप कहते हैं कानपुर। कहते हैं गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है, तो आप कहते हैं लखनऊ में। चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कानपुर में। सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आप कहते हैं वाराणसी में। ठीक है सर, आपको बड़ा याद है, क्यों आप नितिन सर से जीएस नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते हैं तो बड़ी विडंबना है कि आप मेरे बारे में जानते ही नहीं। ठीक है, आप आइए, समय दीजिए। जितने शिद्दत से, जितने मेहनत से मैं ये क्लास आपको दे रहा हूं ना, इतनी ही शिद्दत से दोस्तों आपको जीके जीएस की क्लास दी जाती है सुबह के 10 बजे। आप आइए, विजिट तो करिए, आप विजिट करके देखिए, या फिर ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर दे रहा हूं, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, पढ़िए। एक एक विषय दोस्तों इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया कि मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, और उतना अच्छा तो आप पेड प्रोग्राम में भी नहीं पाएंगे। कहीं का भी पेड कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी 91 के फ्री की तुलना भी आप पेड से नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए, तो ये भाषा संस्थान पूछ दे परीक्षा में कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहां पर है, तो बताएगा दोस्तों यह मैसूर में है। कहां पर दोस्तों? मैसूर में। आज आप परीक्षा में तो बहुत लोग गलती करेंगे। ठीक है, लिख रहा आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है। ठीक है, प्राचीन रूप क्या दोस्तों? तो जिन्हें नहीं पता होगा पहुंच जाएंगे संस्कृत में, कहेंगे लौकिक संस्कृत, कहेंगे दैवी संस्कृत। ठीक है, अब वैदिक संस्कृत, तमाम ऐसे नाम कहेंगे, नहीं कहेंगे पाली, कहेंगे आप कुछ नहीं, ब्राह्मी है। क्या दोस्तों? ब्राह्मी। देवनागरी का अगर प्राचीन रूप पूछे तो सीधा सीधा ब्राह्मी बताइए। लिख रहा हिंदी के बाद भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? नहीं पता होगा, बांग्ला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बांग्ला। याद रखेगा, सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे क्या बोला जाता है दोस्तों? तो बांग्ला बोला जाता है। बांग्ला कहां की भाषा है? पश्चिम बंगाल की। ठीक है, लिख रहा पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो याद रखे दोस्तों, इसे गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। किस में लिखते हैं दोस्तों? गुरुमुखी लिपि में। एक सवाल और मैं आपसे पूछ दूं कि बताइए, गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा जाता है? जनक कौन दोस्तों? किसने बनाया था लिपि? तो याद रखेगा, गुरु अंगद देव ने बनाया था। किसने बनाया था? गुरु अंगद देव ने बनाया था। इस सवाल को भी याद रखेंगे। इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इनको ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़ते चलिए। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई कंफ्यूजन होगा। अच्छे से पढ़ना तो आइए, लेकिन एक चीज है, बढ़िया से पढ़ने पढ़ाने का जमाना भी नहीं रहा। ठीक है, इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन मैं भी बड़ा जिद्दी स्वभाव का, देखता हूं कब तक नहीं मिलता, आज नहीं तो कल सही है कि नहीं। देखिए, शिद्दत के साथ जो आप चाहेंगे पूरा तो होगा। हो सकता हो आज ना पूरा हो, लेकिन पूरा करने से कोई रोक भी नहीं सकता। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं शिद्दत से पढ़ाते चल रहा हूं। ठीक है, आज नहीं तो कल ये सारी क्लासेस चलेंगी, आप लोग देखेंगे और याद करेंगे कि हाँ, कोई व्यक्ति है जिसने इतनी अच्छी क्लास दिया है, और तमाम लोग सीखेंगे इससे कि नहीं, उन्हें पढ़ाना किस तरीके से चाहिए। ठीक है, ये समझेंगे। तो चलिए, आज का सेशन समाप्त होता है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के दोस्तों हैंड से नोट्स हैं। और बाकी किताबें ऑर्डर करेंगे तो किताब सीधा घर पे जाती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में सब लिंक दिया है, सब बातें बताई गई हैं बढ़िया से, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए करिए। ठीक है, हमेशा एक कहने वाली बात नहीं है, कभी भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, डिस्क्रिप्शन में आपके काम के लिए सारी बातें लिखी गई हैं, वहाँ पे आप विजिट करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट मान के चलूँ करेंगे आप लोग ना, शेयर भी कर लीजिएगा। शेयर सर मत कराइए, बाकी कुछ भी करा लीजिए। शेयर करने से वैल्यू घट जाती है, ये का पड़ता है, और बड़ा डर भी लगता है आपकी क्लास शेयर कर देंगे और कंपटीशन बढ़ जाएगा। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। आप शिक्षा को बढ़ाइए ना, ये कौन सी बात हुई कि कंपटीशन बढ़ जाएगा? नहीं, ये सोच के मैं थोड़े पढ़ा रहा हूँ, मेहनत किससे पढ़ा रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप सहयोग करिए, निवेदन है। बाकी आप में अगर काबिलियत होगी तो कोई रोक लेगा आपको? आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा आ जाके आपको पीछे कर देगा? सवाल ही नहीं उठता। जितना लेक्चर आपने अटेंड कर लिया, जितनी चीज़ें सीख लिया, आपको कोई पीछे कर पाएगा ना? कुछ नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, बस पढ़ते चलिए। ठीक है, तो चलिए, सेशन यहीं पे समाप्त हो रहा है दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।